बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अध्याय 6 चल रहा है। बच्चों, हमारे जो लेखक हैं वो कृष्णनाथ जी हैं। कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय हम जान चुके हैं कि कृष्णनाथ जी ने अर्थशास्त्र में एमए किया, उसके बाद ये प्रोफेसर रहे और तत्पश्चात इन्होंने पत्रकारिता और सामाजिक आंदोलन में भी भाग लिया, यानी इन्होंने पत्रकारिता का भी काम किया। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश की मैनकाइंड, हिंदी की कल्पना पत्रिका और इंग्लिश की मैनकाइंड पत्रिका में इन्होंने काम किया। इसके अलावा ये सामाजिक आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया और तत्पश्चात ये बौद्ध धर्म में प्रवृत्त हुए और इन्होंने वज्रयान संप्रदाय में बहुत सारे आचार्यों के साथ बैठ करके चिंतन और मनन किया। लेकिन बच्चों, इनकी लेखन की जो सृजन की जो आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई और तत्पश्चात ये यायावरी हो गए। यायावरी का मतलब घुमंतु हो गए और घूम घूम करके जगह जगह की यात्राओं का वृत्तांत लिखने लगे। हमारी जो पाठ्य पुस्तक आरोह है उसके अंतर्गत इनका लिखा हुआ एक यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश ये आया है। बच्चों, इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत इस प्रकार के हैं, यदि पर्यटक हम एक बार वहां जाकर आ जाएं और तत्पश्चात हम इनका आने के पश्चात इनका यात्रा वृत्तांत उसी जगह का पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमने तो वहां बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। क्योंकि कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत होता है वो इतिहास के पन्नों को उघोड़ता है और देखता है कि उनके अंदर वहाँ क्या क्या चीज़ें थी जो हम वहाँ छोड़ कर आए हैं। तो इनका जो यात्रा वृत्तांत हम पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला पाठक इस तरीके का अपने आप अंदर अनुभव करता है मानो वह उस जगह की यात्रा कर रहा हो। तो बच्चों, हम स्पीति में बारिश इनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, हमने स्पीति लाहौल स्पीति यानी कि जो आज की तारीख में, आज के समय में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसका जो उत्तरी छोर का जिला है लाहौल स्पीति, उस जिले के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है बच्चों, लाहौल अलग है और स्पीति उसकी एक तहसील है, यानी लाहौल जिले की एक तहसील है स्पीति। हम उस स्पीति के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहाँ का इतिहास कैसा था, वहाँ का जनजीवन कितना कठिन है, वहाँ किस तरीके के पहाड़ खड़े हुए हैं, वहाँ के लोग किस तरह मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ कितनी ऋतुएं होती है, सर्दी कितनी पड़ती है, वसंत ऋतु किस प्रकार आती है और वहाँ के जनजीवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि स्पीति सदैव से ही क्या रहा है, स्वतंत्र रहा है। उसका मुख्य कारण क्या रहा है स्वतंत्र रहने का, उसका मुख्य कारण रहा है स्पीति तक पहुँचने के रास्ते बहुत दुर्गम थे। राजाओं के राज में भी स्पीति स्वतंत्र रहा, ब्रिटिश राज में भी स्पीति स्वतंत्र रहा। स्पीति के लिए एक अलग से अंग्रेजों ने क्या एक रेगुलेशन पास किया, यानी एक कानून पास किया। स्पीति में एक नोनो नामक, मतलब स्पीति में जो भी पहले तो क्या था, जब मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए उस वक्त क्या था, स्पीति में एक जगह केलंग और एक जगह काजा। तो केलंग में क्या था, स्पीति का राजा बैठा करता था और काजा में उसने अपना एक सूबेदार छोड़ रखा था। और ये जो स्पीति है यानी लाहौल स्पीति है जो कभी कभी कुल्लू मंडल में आता, कभी लद्दाख मंडल में चला जाता, कभी ये कश्मीर मंडल में चला जाता है। बच्चों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये तीनों आपस में पास पास में हैं और जो स्पीति है वो क्या हिमाचल प्रदेश के एकदम अंतिम छोर पर है। तो ये स्पीति जो जगह है लाहौल स्पीति जिसको हम पूरा जिला मानते हैं, ये कभी लद्दाख मंडल में होता, कभी जम्मू कश्मीर मंडल में होता, कभी कुल्लू मंडल में होता और कभी पंजाब में चला जाता था। मतलब ये घूमता रहा अलग अलग मंडल में लेकिन अपने आप में स्वतंत्र रहा। और जब ब्रिटिश यानी ब्रिटिश राज आया, जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने इसको किसमें कर दिया, कुल्लू मंडल में कर दिया, यानी जो कि अपने हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू उस वक्त तहसील थी, आजकल कुल्लू एक जिला है। किन्नौर के कुल्लू मंडल में इसको कर दिया। तो बच्चों, हम ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार केलंग का राजा काजा के सूबेदार से कैसे बात किया करता था। और उसके आगे अंग्रेज जब आए, पहले तो ये स्वतंत्र था, मतलब यहाँ राजाओं के राज चलते थे, और लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो स्पीति में क्या हुआ उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन का मतलब होता है कानून पास हुआ जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। लाहौल और स्पीति यानी ये एक ही जिला है, पूरा लाहौल स्पीति एक जिला है जिसमें स्पीति एक तहसील है। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। अब क्या हुआ, पहले तो क्या था, जो लाहौल स्पीति था उसकी जो स्पीति तहसील थी वो कभी तो जब राजाओं के राज में थी, पहले तो वहाँ केलंग में राजा राज करता था। उसके बाद में ये क्या हुआ, लद्दाख मंडल में चली गई क्योंकि लद्दाख भी वहाँ पास पड़ता है। फिर
एक बार इधर कुल्लू मंडल में आई, कभी कश्मीर मंडल में गई, और जब भारत आज़ाद हुआ तो इसको पंजाब में भी डाल दिया गया कि इसको पंजाब राज्य में शामिल कर लिया गया। लेकिन जब 1873 में यानी आज़ादी से पहले क्या हुआ था, अंग्रेज जब आए, जब अंग्रेजों का राज हो गया तो उन्होंने, क्योंकि स्पीति तक कोई पहुंच तो सकता नहीं था, वहाँ इतने दुर्गम रास्ते थे और वहाँ का जनजीवन बहुत कठिन था, तो उसके लिए एक स्पेशल कानून अंग्रेजों ने पास कर दिया और जिसके तहत लाहौल और स्पीति को एक विशेष दर्जा दे दिया कि यहाँ इस तरीके का एक अधिकारी बैठेगा और वो अधिकारी ही ये सब काम करेगा। तो ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। जो पूरे भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के जो कानून थे वो स्पीति में लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार किसको दे दिए गए? नोनो को दे दिए गए। नोनो क्या होता था बच्चों? एक द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट होता है, एक सेकंड श्रेणी का एक मजिस्ट्रेट होता है जो क्या करता था, वहाँ के लोगों से मालगुजारी का अर्थ होता है राजस्व या कर। वहाँ के लोगों की जो भी फसल होती थी उससे थोड़ा बहुत जो राजस्व मिलता था वो लेकर के अंग्रेज सरकार को दिया करता था। मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों को फैसला करना भी शामिल था। यानी वो क्या किया करता था, नोनो उनका एक तरीके से स्पीति के लोगों का राजा था, वो उनसे मालगुजारी भी लिया करता था यानी राजस्व लिया करता था, और साथ ही उनके जो छोटे मोटे मुकदमे होते थे उनका फैसला भी कर दिया करता था। उसके ऊपर के मामले वे कमिश्नर के पास भेज देता था। यानी लाहौल और स्पीति, यानी स्पीति में तो केवल नोनो बैठता था, लेकिन स्पीति से जो नीचे है वहाँ एक कमिश्नर बैठा करता था, और मान लो कोई बड़ा मामला होता था तो नोनो उस कमिश्नर के पास उस मामले को भेज दिया करता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। देखो बच्चों, उन दिनों का जो विवरण है, जब ये रेगुलेशन पास हुआ उन दिनों का विवरण है, जो अभी हिमाचल में कांगड़ा जिला है उसके अंतर्गत कुल्लू तहसील, अभी तो कुल्लू जिला है वहाँ, लेकिन उस वक्त कुल्लू जिला नहीं था, कुल्लू तहसील थी, तो ये कुल्लू तहसील में आता था स्पीति। यानी अगर आपसे पूछा जाए 1873 में स्पीति किसके अंतर्गत आता था, तो आप इसका उत्तर लिखोगे 1873 में ब्रिटिश राज में जो स्पीति है वो कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में आता था। क्यों? क्योंकि उन दिनों हिमाचल प्रदेश जैसा कोई राज्य ही नहीं था, मतलब अलग अलग जिले बना रखे थे। अंग्रेजों के टाइम में अलग अलग तरीके से हमारा भारत देश बटा हुआ था। तो देखो बच्चों, स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया जिसका केंद्र केलंग में। ब्रिटिश में जब ब्रिटिश राज था 1873 में तो ये कांगड़ा के कुल्लू जिले में था, और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो उसके पश्चात क्या हुआ, 1960 में लाहौल स्पीति जो जिला था उसको पंजाब राज्य के अंतर्गत दे दिया गया और इसे एक अलग जिला बना दिया गया, और जिसका केंद्र क्या कर दिया, केलंग। यानी सारे कामकाज जो स्पीति में केलंग स्थित है वहाँ से होंगे। केलंग एक जगह का नाम है बच्चों। लेकिन सन 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया और यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। देखो बच्चों, आज की तारीख में यानी वर्तमान में भी ये क्या है, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी छोर का जिला है। और सन 1966 में जब हिमाचल प्रदेश हमारे यहाँ राज्य बना तो इसको क्या किया, लाहौल स्पीति को उत्तरी छोर का जिला कर दिया और ये देश का सबसे दुर्गम स्थान है। देखो बच्चों, जब हम कुल्लू मनाली से यानी कुल्लू से जब हम कहाँ जाते हैं, लाहौल स्पीति जाते हैं, तो रोहतांग दर्रा होते हुए हम कहाँ जाते हैं, लाहौल जाते हैं, और फिर स्पीति आता है। पहले लाहौल आता है फिर स्पीति आता है। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का उत्तरी छोर है, यानी उत्तर दिशा की तरफ का लास्ट जो जगह है, अंतिम जो जगह है, वहाँ का ये जिला माना जाता है। छोर का मतलब होता है किनारा, यानी हिमाचल प्रदेश का जो किनारा है, और ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम का मतलब होता है बच्चों जहाँ जाना बहुत कठिन हो, जहाँ हमें पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ होती हो। अब देखो, स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये क्या है, ये पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं बच्चों, आप भूगोल में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में, हमारी पृथ्वी गोल है और उस पर आड़ी और तिरछी लाइनें हैं, है ना, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो बच्चों, ये जो स्पीति की भौगोलिक स्थिति बताई गई है वो इस प्रकार है कि हमारी पृथ्वी पर स्पीति है जो 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर में और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच में यह स्पीति स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। देखो बच्चों, पूर्वी भारत के जितने भी पहाड़ हैं वो सब बहुत ऊंचाई लिए हुए हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर है, और उनके नीचे उनकी तलहटी में क्या है, सारे गांव बसे हुए हैं। तो ये स्पीति क्या है, ये पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है और इसकी चारों तरफ क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ों का कैदी हो गया है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है।
अब आप देखो 18,000 फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिसके चारों तरफ, और उसके बीच में स्पीति बसा हुआ है, तो वहाँ कैसा जनजीवन होगा। आगे देखो बच्चों, यह पहाड़ जो 18,000 फीट की ऊंचाई, उसके जो चारों तरफ पहाड़ है, यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत से, यानी स्पीति के पूर्व में तिब्बत है, पश्चिम में लाहौल से, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। देखो बच्चों, ये जो पहाड़ है, उन पहाड़ों के बीच में कौन बसा हुआ है? स्पीति बचा हुआ है उनकी तलहटी में। तो ये पहाड़ है उसे पूर्व दिशा से तिब्बत से, यानी तिब्बत जो चीन और किसके बीच में है? भारत के बीच में है। पश्चिम में लाहौल, लाहौल जो इसका जिला है, मतलब जो इसकी लाहौल जो कुछ ही पहले इसकी राजधानी भी माना जाता था बच्चों, लाहौल है जो, लाहौल में, और दक्षिण में हिमाचल का जो किन्नौर है, और उत्तर में लद्दाख से, यानी जो जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख है, लद्दाख से इसे अलग करते हैं ये पहाड़। बच्चों ये आपको लाइन याद करनी होगी। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम से स्पीति नदी की घाटी है। जो मुख्य घाटी है, यानी दो पहाड़ों के बीच में जो मुख्य घाटी स्पीति की निकल रही है, वो स्पीति नदी की घाटी है। देखो बच्चों, इस स्पीति घाटी में से एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम भी स्पीति नदी है। क्या है? स्पीति नदी है। अब ये देखो, ये नदी है। अब अपन नदी के बारे में बात करें, जो स्पीति नदी है वो पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है और वहां से स्पीति में आती है। एक मतलब घाटी है स्पीति में, उसमें से ये नदी बहती है। ये नदी क्या करती है? पश्चिमी हिमालय से निकलती है। पश्चिमी हिमालय में कौन है? लाहौल है। पश्चिम में क्या है? लाहौल है। तो ये लाहौल से निकलती है और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकल करके आती है और पूर्व में तिब्बत की तरफ जाती है, यानी पश्चिम से आती है और पूर्व में तिब्बत की तरफ चली जाती है। और वहां से फिर क्या करती है? पहले पूरब से आएगी, फिर तिब्बत की तरफ जाएगी, फिर नीचे स्पीति की तरफ आएगी और वहां से स्पीति में आती है, स्पीति तहसील में। ये स्पीति तहसील है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में और अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। हिमाचल से और पंजाब से निकल कर के जो सतलुज नदी आ रही है उसमें आकर के ये मिल जाती है। हम यहाँ स्पीति नदी के बारे में बात कर रहे हैं जो स्पीति की घाटी में बहती है और ये पश्चिमी हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से बह करके आती है और पूर्व में तिब्बत में जा करके फिर ये स्पीति में आकर के मिलती है और वहाँ से बह करके ये पुराने रामपुर बुशहर राज्य से और अब किन्नौर जिले में जो कि हिमाचल में है वहाँ से बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। बच्चों हिमाचल और पंजाब में सतलुज और ब्यास नदी बहती है, उसमें आकर के ये मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, यानी लेखक यहाँ कहते हैं कि मेरे को इस स्पीति नदी से बहुत प्रेम है। प्रीति का अर्थ प्रेम या स्नेह है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, मतलब मैं केवल स्पीति में केवल एक ही नदी को जानता हूँ जिसका नाम क्या है? स्पीति नदी। और सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है, यानी मैं ये बात भी सुनता हूँ। मैं तो मेरी प्रीति तो लेखक के अनुसार मेरा स्नेह तो इस स्पीति नदी से है और मैं इसी को पहचानता हूँ कि ये स्पीति नदी है। लेकिन मैं सुनता हूँ लेखक कहने कि कोई पारा नदी भी है वहाँ पर और फिर उसकी घाटी भी है, यानी पारा नदी, कोई भी नदी होगी तो घाटी में से तो बहेगी, पहाड़ों के बीच में से नदी किसी जगह में से तो होके बहेगी ना, उस जगह को घाटी कहते हैं। यानी एक पारा नदी भी है और उसकी भी एक घाटी है। लेखक बता रहे हैं कि स्पीति के अलावा पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है। यानी जैसे स्पीति प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? अपने दुर्गम रास्तों के लिए प्रसिद्ध है, कि अपने कठिन जनजीवन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार स्पीति से ऊपर आगे की तरफ एक पिन की घाटी है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। मान भाई कोई अच्छी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनके बारे में लेकर कह रहे हैं मैंने मान भाई से क्या सुना है? पिन घाटी के बारे में सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। अत्यंत बीहड़ का मतलब घने जंगल वाला होता है बच्चों, लेकिन वहाँ तो ऊपर कहीं मतलब इतने घने जंगल है नहीं पिन की घाटी में। तो बीहड़ का मतलब जहाँ कोई नहीं रहता है। वीरान का मतलब जैसे सुनसान है और बीहड़ का मतलब जहाँ साए साए की आवाज़ें आती है, केवल हवा चलती है और इसके अलावा वहाँ बड़े बड़े नंगे पहाड़ खड़े हैं। तो बीहड़ का मतलब तो होता है घने जंगल वाला, लेकिन यहाँ बीहड़ का मतलब बिल्कुल सुनसान है और वीरान का मतलब भी बच्चों सुनसान होता है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। यानी पिन की घाटी कैसी है? बीहड़ है, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ जनजीवन बहुत कठिन है, वहाँ तो जीवन है ही नहीं। और क्या है? वीरान भी है, सुनसान है। अब पिन घाटी से थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ आते हैं तो क्या है? स्पीति है और स्पीति की घाटी ही आबाद है। आबाद का मतलब भी जहाँ जनसंख्या हो और बीहड़ और वीरान का मतलब जहाँ कोई नहीं रहता हो। जैसी वे आबाद है वे आप देख ही रहे हो, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अब देखो हम कह रहे हैं पिन की घाटी तो बीहड़ है और वीरान है, लेकिन स्पीति क्या है? स्पीति आबाद है, वहाँ जनसंख्या बसती है। लेकिन कैसी जनसंख्या बसती है? जो हमने देख ही लिया है कि 1 वर्ग मील में केवल 4 लोग ही रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? केवल 4 लोग ही रह रहे हैं। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं।
अचरज यानी आश्चर्य, अचरज का मतलब है आश्चर्य या हैरानी, यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मतलब हमको हैरानी ये नहीं है कि इस पर आबाद क्यों है, हमको तो हैरानी ये है कि वहाँ इतने लोग भी क्यों रह रहे हैं। भाई एक वर्ग मील में 4 लोग रह रहे हैं, ये कोई आश्चर्य या हैरानी की बात नहीं। हमें तो हैरानी इस चीज़ की है कि वो चारों लोग भी वहाँ क्या कर रहे हैं जो वहाँ रह रहे हैं इतने कठिन जनजीवन में। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। विपत्ति यानी आफत या मुसीबत, यानी मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने यात्रा वृत्तांत में स्पीति की जब कठिनाइयों के, उनके जनजीवन की कठिनाइयों के बारे में जब मैंने उसे प्रस्तुत किया है तो लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ जनसंख्या रहती क्यों है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं वहाँ किस लिए रह रहे हैं वो। अब देखो बच्चों, वो क्यों रहते हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म रख सके, व्रती नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। देखो लेखक के अनुसार, लेखक कह रहा है कि जब एक वर्ग मील में 4 लोग रह रहे हैं तो हैरानी इस बात की नहीं है कि 4 लोग इतनी दूर दूर क्यों रह रहे हैं, हैरानी इस बात की है कि लोग वहाँ रह ही क्यों रहे हैं। क्यों, मतलब वहाँ इतना कठिन जनजीवन है कि 8-9 महीने तक तो वो शेष दुनिया से कटे रहते हैं। क्यों कटे रहते हैं 8 से 9 महीने तक, क्योंकि वहाँ इतनी शीत ऋतु पड़ती है, सर्दी गलन ठंड इतनी पड़ती है, बर्फ़ इतनी पड़ती है कि लोग घरों से ही बाहर नहीं निकल पाते। ठंड में ठिठुर रहे हैं, ठंड में ठिठुरते हैं, वहाँ ठंड बहुत है, और सिर्फ एक ही फसल उगा पाते हैं। जो उनकी 4 महीने की जो एक वसंत ऋतु आती है उसमें वो एक फसल उगा पाते हैं, और उनके पास लकड़ी भी नहीं है। लकड़ी क्यों नहीं है उनके पास, लकड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि हरियाली नहीं है, पेड़ नहीं है तो लकड़ी नहीं है। लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म रख सके, भाई पेड़ों को काट करके थोड़ी बहुत लकड़ी जला लें, अलाव जला लें। लकड़ियों को जलाना अलाव कहते हैं, अलाव जला लें ताकि घर गर्म हो सके, लेकिन उनके पास तो लकड़ी भी नहीं है, व्रती नहीं है। व्रती का मतलब आजीविका, आजीविका का कोई उनके पास साधन नहीं। वो केवल फसल उगाते हैं, पशुपालन वो कर नहीं सकते क्योंकि इतने ठंड में कौन सा जानवर जिंदा रह सकेगा। पशुपालन उनके पास नहीं है, खेती ज़्यादा उनके पास नहीं है, यानी वृत्ति यानी आजीविका का उनके पास कोई काम नहीं है। फिर क्यों रहते हैं, क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते। यानी लेखक ये कह रहे हैं कि भाई इतनी परेशानी होने के बाद भी कोई व्यक्ति वहाँ क्यों रह रहा है। उसके ये कारण हो सकते हैं कि वो अपनी धर्म की रक्षा के लिए वहाँ रहते हैं। उनका जो धर्म है, बौद्ध धर्म है या हिंदू धर्म है, जो भी उनका धर्म है, ये अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, या वो अपनी जन्मभूमि के ममत्व यानी अपनी जन्मभूमि से ममता या प्रेम के वशीभूत वहाँ रहते हैं कि हम अपनी जन्मभूमि को छोड़ेंगे नहीं, या इस मजबूरी में रहते हैं, या उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि वो अब जाएं कहाँ, उनको कहीं जाने को जगह ही नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं सकते, वो जाएं कहाँ, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण है मैं नहीं जानता। मतलब मैं लेखक के अनुसार मैं तो केवल ये 3 कारण जानता हूँ कि एक तो धर्म के कारण रह सकते हैं वहाँ, या उन्हें अपनी मातृभूमि से प्रेम है, तीसरी बात कि वो जाएँ तो जहाँ का है। इसके अलावा यदि कोई और कारण है उनका कि वो वहाँ क्यों रहते हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो इतना ही देखता हूँ लेखक के अनुसार कि यहाँ लोग रह रहे हैं और इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। मतलब यहाँ लोग रह रहे हैं और इसलिए रह रहे हैं, हमारे पास ये 3 कारण हैं, इन कारणों से रह रहे हैं, इसके अलावा कोई तर्क नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, कोई बहस हम इस बारे में नहीं कर सकते हैं कि लोग वहाँ क्यों रह रहे हैं। तर्क से हम किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर सकें, स्थिति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। देखो बच्चों, लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं हम वाद विवाद करके, हम तर्क को करके कोई भी अतर्क के चीज़ हो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन स्थिति में लोग क्यों रह रहे हैं इसको हम तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों, यानी ये वाद विवाद का इतना विषय बनाने को, इसका मतलब इतना हमको अपना मोह नहीं दिखाना चाहिए कि हम इसको वाद विवाद का विषय बना दें, बहस का विषय बना दें कि स्थिति में लोग इतने कठिन जनजीवन में भी क्यों रह रहे हैं। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है और तर्क के परे। अतर्क का मतलब होता है बच्चों तर्क न करने योग्य, जो चीज़ तर्क करने के योग्य नहीं होती है, जो चीज़ निश्चित है। हमने रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, उदाहरण के लिए रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। अब ये तर्क करने योग्य नहीं है कि वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में ही क्यों लिखी है, वाल्मीकि ने रामायण हिंदी में क्यों नहीं लिखी। लिख दी, संस्कृत में लिखी है, बस ठीक है, ये तर्क करने योग्य नहीं है। उसी प्रकार स्थिति में लोग रह रहे हैं, उनकी इच्छा है, ये हम कारण हम बता सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कारण हो सकते हैं उनके रहने के, लेकिन ये तर्क या बहस या वाद विवाद का विषय नहीं है। ये संसार और ये जो निर्वाण का अर्थ होता है बच्चों वैराग्य मतलब संसार में रहते हुए भी संसारिक सुखों को छोड़ देना, माया मोह को छोड़ देना, वो वैराग्य यानी निर्वाण होता है। ये संसार और ये जो वैराग्य है ये अतर्क है, यानी ये वाद विवाद के योग्य नहीं है। संसार में लोग रह रहे हैं, अब मैं आपको जैसे बताऊं, संसार में लोग रह रहे हैं,
क्यों रह रहे हैं, क्यों माया मोह से बंधे हुए हैं, क्यों धन यानी धन का मोह रखते हैं, क्यों अपने बच्चों का मोह रखते हैं, क्यों परिवार का मोह रखते हैं। ये सब वाद विवाद से परे चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो संसार है ये माया मोह से बंधा हुआ है, तो इसके लिए हमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है निर्वाण, यानी निर्वाण का अर्थ है वैराग्य। भाई इन व्यक्तियों ने जो वैराग्य ले लिया है, इन्होंने संसारिक माया मोह छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, ये इनकी मर्जी है, इन्होंने छोड़ दिया, इनको संसारिक बंधनों में नहीं बंधना। ये भी क्या है, अतर्क है, यानी तर्क से ये चीज़ें परे है, तर्क से दूर है। जो चीज़ हो सकती है वही चीज़ यहाँ हो रही है। अब देखो आगे कि यानी लेखक ये कहना चाहते हैं स्पति के लोग यदि स्पति में रह रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, इसमें कोई वाद विवाद या बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार और ये जो वैराग्य है दोनों ही तर्क से परे हैं, यानी बहस से परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। अब देखो लेखक को स्पीति नदी से तो प्रेम है ही, लेकिन लेखक कहता है मैं वो गए होंगे वहाँ और काफ़ी समय रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा थोड़ा बहुत परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंची हैं। लाहुल जो जिला है उससे ज़्यादा ऊंचे हैं, मतलब लाहौल स्पीति एक जिला है, लाहौल एक जगह का नाम है, उससे ज़्यादा ऊंचे हैं। क्यों, क्योंकि लाहौल और स्पीति के बीच में हम आगे पढ़ेंगे 2000 फीट की ऊंचाई का अंतर है। स्पीति ऊपर है और लाहौल नीचे की तरफ है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। ऊंचे हैं, नंगे मतलब उनके ऊपर कोई पेड़ पौधे नहीं है, भव्य मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, और बहुत सुंदर इसलिए लगते हैं वो क्योंकि उनके ऊपर क्या है, हिम छाई हुई है, बर्फ छाई हुई है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यानी जो ये भव्य पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो मुकुट धारण किए हुए हैं, इन पहाड़ों के ऊपर स्पीति के नर नारी यानी पुरुष और स्त्री, स्पीति के जो पुरुष और स्त्री हैं उनका आर्तनाद का मतलब होता है बच्चों दर्द भरी आवाज़ वहाँ जमी हुई है। क्यों क्यों जमी हुई है उनके ऊपर, वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ केवल उन लोगों का जो दर्द है वो सब उन पहाड़ों के ऊपर जमा हुआ है। बच्चों ये कल्पना के रूप में कहा गया है लेखक के द्वारा। शिव का अट्टहास नहीं है। अट्टहास का मतलब जोर की हंसी या खुशी की हंसी। कहते हैं ना पहाड़ों में शंकर भगवान का निवास होता है, लेकिन स्पीति के पहाड़ों में शिव की खुशी नहीं है, शिव की वो हंसी नहीं है जो होनी चाहिए। हिम का आर्तनाद है, हिम यानी बर्फ की दर्द भरी आवाज़ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। बच्चों हम एक ही चीज़ को जब बार बार देखते हैं तो घुटन महसूस होने लगती है। वहाँ पेड़ पौधे हरियाली कुछ भी नहीं है, चारों तरफ केवल हर वक्त बर्फ जमी रहती है पहाड़ों के ऊपर। तो वहाँ के लोगों के अंदर एक दर्द भरा क्या है, दर्द भरी आवाज़ है जो ऐसी महसूस कराती है, इस तरीके का अनुभव कराती है मानो उनका जो दर्द है उन पहाड़ों के ऊपर हिम के रूप में आकर के जमा हो गया है। ठिठुरन है, ठिठुरन तो है ही क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ है। गलन है और व्यथा है, व्यथा मतलब उनके जो दुख भरे जो उनकी मन की व्यथा है वो व्यथा वहाँ पहाड़ों पर जमी हुई है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। मतलब उनकी व्यथा, वहाँ रहने वाले लोगों की जो व्यथा है, उनकी जो परेशानी है वो पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं की जा सकती। यानी पहाड़ों की ऊंचाई का जो आंकड़ा यदि हम निकालें तो उसकी तुलना हम वहाँ के लोगों की व्यथा से नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने जीवन के 8-9 महीने एकदम घरों के अंदर गलन ठिठुरन में बिताते हैं, बड़ा कष्टमय जीवन बिताते हैं। तो उन लोगों के जो दुख की व्यथा है वो हम पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों से हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं, बख्श सकते हैं मतलब छोड़ सकते हैं। लेखक के अनुसार जो लोग सुंदरता को इंच इंच में नापते हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को नापते हैं, कवि है, लेखक है और बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे ये लेखक कृष्णनाथ जी है, इन्होंने भी स्पीति की सुंदरता को नापा है कि जो लोग सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, यानी प्रकृति की सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वो भला पहाड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं। यानी प्रकृति की मनमोहक सुंदरता को जो लोग निहारते हैं और अपने शब्दों को पन्नों पर उकेरते हैं, वो लोग पहाड़ों की यानी नंगे पहाड़ों की, हिमाद्री के जो हिम जिनके ऊपर जमी हुई है, उन पहाड़ों की सुंदरता को भी नहीं छोड़ सकते हैं। वे ये जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। मतलब जो लोग जिनको नहीं पता है वो लेखक कहते हैं, मैं बता देता हूँ, स्पीति है जो मध्य हिमालय की घाटी है। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ ये हिमालय जो पर्वत है ये 3 भाग में बटा हुआ है। सबसे ऊपर हिमाद्री है, उसके बीच में है मध्य हिमालय और सबसे नीचे है शिवालिक, या इसको पीर पंचाल भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये है हिमाद्री जो सबसे ऊपर हिमालय है, जिसमें माउंट एवरेस्ट एक शिखर है, हमारी जम्मू कश्मीर के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो, ये सब आते हैं हिमाद्री में। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आता है वो आता है मध्य हिमालय में। किस में आता है, ये है मध्य हिमालय।
और जो स्पीति स्थित है वो इस मध्य हिमालय में स्थित है। स्पीति कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है। और शिवालिक, शिवालिक जो है ये क्या है? हिमालय का तलवा है, यानी हिमालय की तलहटी है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड आता है। इसके अलावा शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, ये उत्तराखंड में आते हैं। कुछ हिमाचल का हिस्सा भी इसमें आता है। तो हिमालय के 3 भाग हैं, आपको अच्छे से समझ लेने हैं। सबसे ऊपर हिमाद्री, जिसका एक शिखर नेपाल में जाता है, माउंट एवरेस्ट पे। बाकी अपने कंचनजंगा है जो हमारे सिक्किम की तरफ, जिसका एक हिस्सा जाता है। कंचनजंगा है जो पूर्वी भारत में है। कहाँ है? पूर्वी भारत में है। और माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में, और कुछ जम्मू कश्मीर की तरफ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो सब हिमाद्री में आते हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत स्पीति आता है, यानी इसमें भी जम्मू कश्मीर का और हिमाचल का कुछ भाग आता है। और जो शिवालिक है, जो क्या है? हिमालय की तलहटी है, उसके अंतर्गत कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर ये आते हैं, जहाँ पर्यटक लगभग घूमने जाते हैं। मध्य हिमालय और हिमाद्री में तो केवल साहसी और जो व्यक्ति होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, वही लोग वहाँ जाते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, हिमालय पर्वत के 3 भाग हैं। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हमको ये जान लेना चाहिए कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। स्पीति कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है। और जिसको लोग हिमालय जानते हैं, मतलब हम जहाँ घूमने जाते हैं, हम कहते हैं कहाँ गए थे भाई? हम तो पहाड़ों में गए थे। कौन से पहाड़ों में गए थे? हिमालय के पहाड़ों में गए थे। वो देखो लेखक वो कह रहे हैं, जिसे वे हिमालय जानते हैं, स्केटिंग करते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। लेखक के अनुसार असली हिमालय तो मध्य हिमालय और हिमाद्री है। ये तो हिमालय की तलहटी है, जहाँ हम स्केटिंग करते हैं, पहाड़ों पर आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, आइसक्रीम और छोले भटूरे के कहाँ मजे लेते हैं? कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर। और क्या कहते हैं यहाँ घूम कर आने के बाद? भाई हम तो हिमालय घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे? हिमालय। लेकिन लेखक क्या कहते हैं? ये सब हिमालय नहीं है। ये क्या है? हिमालय का तलवा है, हिमालय की तलहटी है। क्या है? ये शिवालिक है, हिमालय की तलहटी है, हिमालय का तलवा है। शिवालिक या पीर पंचाल, इसका नाम क्या है? शिवालिक या पीर पंचाल, या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी, ये पीर पंचाल बच्चों एक पर्वत श्रेणी है। इसको शिवालिक कह लो, चाहे इस शिवालिक में ही एक पीर पंचाल पर्वत श्रेणी है। आपको ये समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से कि हिमालय के 3 भाग है। मध्य हिमालय में स्पीति है, और जो शिवालिक जो क्या हिमालय की तलहटी या हिमालय का तलवा है, उसमें कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर ये सब स्थित है। यानी आप जब अब कभी बाहर घूमने जाओ तो आप कहाँ घूमने जाओगे? आप घूमने जाते हो केवल शिवालिक की पहाड़ियों में, यानी हिमालय के सबसे नीचे वाले हिस्से में। और जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो कहते हैं ना कि वो शेरपा, तेंजिंग, बचेंद्री पाल, संतोष यादव जैसे लोग जो पहाड़ों पर चढ़े हैं, वो मध्य हिमालय और हिमाद्री के पहाड़ों पर जाते हैं। तो आगे देखो बच्चों, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय कहाँ है? मैं आपको एक छोटा सा भारत के नक्शे से बता देती हूँ, वैसे आपको बोल करके। देखो बच्चों, शिमला में कुल्लू मनाली है, तो कुल्लू जो अब जिला है, वहाँ से रोहतांग जोत का मतलब होता है दर्रा, घाटी, यानी 2 पहाड़ों के बीच में जो घाटी बनी होती है उसे जोत कहते हैं। तो वो क्या है? बहुत चौड़ाई में बहुत ज़्यादा, उसे हम रोहतांग दर्रे के नाम से जानते हैं। जब कुल्लू से हम रोहतांग दर्रे को पार करते हुए आगे की तरफ, ऊंचाई की तरफ चलते हैं, तो वहाँ आता है मध्य हिमालय। क्या आ जाता है? वो मध्य हिमालय, क्योंकि कुल्लू तो शिवालिक में है, नीचे के तलहटी में। और जब हम रोहतांग दर्रे को पार करके पहुँचते हैं लाहौल स्पीति में, तो वह है मध्य हिमालय, और इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। आजकल बच्चों, पहले तो क्या था, मतलब कुल्लू से जब लाहौल स्पीति जाना होता था, रोड बना रखा है, लेकिन बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में वो रोड बंद हो जाते हैं। क्यों वो सड़कें इसलिए बंद हो जाती है? क्योंकि वहाँ जो लैंडस्लाइडिंग जिसको कहते हैं, चट्टानें गिरती है या बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ रास्ता बंद कर देती है। आजकल वहाँ एक सुरंग बना दी गई है, सीधी ही कुल्लू से लेकर के लाहौल स्पीति तक की एक सुरंग बना दी गई, जो बहुत कम समय में लाहौल स्पीति तक पहुँच जाती है। जब लोग किसी को अगर हिमाचल से लाहौल जाना होता है, तो वो हिमाचल से बस लेकर के और लाहौल स्पीति तक जा सकता है। तो रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय स्पीति कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पार है, जो कुल्लू से हम जाते हैं। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है, यानी जो घाटियाँ हैं, जो ऊपर चढ़ रहे हैं हम, उनकी औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिघन के अनुसार लाहौल की समुद्र तल से ऊंचाई 10,535 फीट है। यानी लाहौल जो है उसकी ऊंचाई समुद्र की सतह से, यानी
समुद्र की जो सतह होती है ना, मतलब ये जो वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक है, इनके नापने का एक तरीका होता है बच्चों। ये उस तरीके से नापते हैं कि समुद्र की सतह से लाहौल की जो ऊंचाई है 10,535 फीट है, यानी लाहौल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊपर है। और स्पीति की जो ऊंचाई है जो 12,986 फीट है, यानी स्पीति कितना ऊंचा है, उसे 3,000 फीट ऊपर है। अंदाजा 2,000 फीट का है, लेकिन वह 12,986 हो गया, यानी कि 3,000 फीट ज़्यादा ऊपर है। यानी कि स्पीति की जो ऊंचाई है लगभग 13,000 फीट है। कितनी है? समुद्र सतह से 13,000 फीट है और लाहौल से 3,000 फीट ऊपर है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझिए। अब देखो, जो स्पीति है उसके चारों तरफ जो पहाड़ है चारों दिशाओं में, उसमें क्या है, हिमालय की जो श्रेणियां यानी पर्वतमाला श्रृंखला, जो पहाड़ों की जो श्रृंखला है, यानी पहाड़ की जो कतारें हैं, जो क्या है उत्तर में है, जो उत्तर की तरफ जा रही है स्पीति से, वो है बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। यानी उसका नाम है बारालाचा श्रेणियां, यानी बारालाचा श्रेणियां आगे की तरफ जा रही है स्पीति से उत्तर दिशा में। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। स्पीति स्थित है 13,000 फीट की ऊंचाई पर पे, और स्पीति से जब हम ऊपर उत्तर की तरफ चलते हैं तो वहाँ बारालाचा पर्वत की श्रेणियां आती है और उनकी ऊंचाई है 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट तक। उत्तर में बारालाचा श्रेणियां हैं। अब देखो बच्चों, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जैसे स्पीति स्थित है, यहाँ स्पीति स्थित है, और इसके जैसे ये चार दिशाएं हैं इसकी, और ये जो इसकी उत्तर दिशा से जो यहाँ पर्वत श्रेणियाँ जा रही हैं, उत्तर दिशा की तरफ से जो पर्वत श्रेणियाँ जा रही हैं, वो कितने हज़ार फीट की बता रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं वो 16,500 फीट तक है, यानी 16,221 से 16,500 फीट तक है। लेकिन इसी की कुछ पर्वत श्रेणियाँ कितनी ऊंचाई पर है, 21,000 की फीट से भी अधिक है, क्योंकि पहाड़ ना कहीं से ऊंचा होता है और कहीं से नीचा होता है ना। पहाड़ों के बीच में घाटियां दर्रे भी होते हैं, कहीं कहीं पठार भी दिख जाते हैं। पठार यानी कहीं कहीं चौड़ा, मतलब जो जैसे रोहतांग दर्रा है, घाटियां, इस तरीके का भी पहाड़ों के बीच में बना हुआ होता है। तो लेखक कह रहा है जो बारामूला पर्वत श्रेणी है उसमें दो चोटियां मतलब दो शिखर, पहाड़ के दो शिखर है जो 21,000 की फीट से भी अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है, ये तो उत्तर की है, अब ये स्पीति से दक्षिण में जो श्रेणी चल रही है वह माने की श्रेणी कहलाती है। किसकी श्रेणी कहलाती है? माने की। अब माने का क्या अर्थ है ये हम देखते हैं। कहीं ये बौद्धों के माणे मंत्र, माणे एक मंत्र का नाम है, माणे मंत्र के नाम पर तो नहीं है, ये उत्तर की है। ये कौन सी है? बारालाचा है। ये क्या है? ये बारालाचा है, और ये क्या है? माणे की श्रेणियां हैं। तो देखो, ये जो इसका नाम माणे श्रेणियां क्यों दिया गया है, तो लेखक यहाँ कह रहे हैं हो सकता हो ये बौद्धों के माणे मंत्र, बौद्धों का जो माणे मंत्र है, मूल मंत्र है, उसके ऊपर तो इसका नाम नहीं है। देखो वो मंत्र क्या है, ओम मणि पद में हूँ। क्या नाम है उस मंत्र का? उसको जब मंत्र को बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं, ओम ओम मणि पद में हूँ। देखो बच्चों, ये जो मंत्र है बीज मंत्र है। क्या है? बीज मंत्र का मतलब होता है मूल मंत्र। क्या होता है? मूल मंत्र या ध्यान मंत्र। अब देखो, ओम मणि पद में हूँ का अर्थ क्या है? देखो बच्चों, ये वैध ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बौद्धिस्ट आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। यानी वहाँ क्या है, दक्षिण में तिब्बत है ना, तो तिब्बत में क्या है, बौद्ध धर्म है, और स्पीति में भी बौद्ध धर्म है। तो वहाँ क्या है, जो लामा रहते हैं यानी बौद्ध जो संत रहते हैं, वो इस जो मूल मंत्र है ओम मणि पद में हूँ, इसका उच्चारण लगातार करते हैं, क्योंकि ये ध्यान मंत्र है और ये क्या है, साधना के लिए प्रयुक्त है। साधना मतलब ध्यान लगा करके बैठना, उस ईश्वर में ध्यान लगाना। और बौद्धिस्ट आचार्य जो अवलोकितेश्वर थे, उन्होंने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था, और इस मंत्र के उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। करुणा यानी दया के भाव की उत्पत्ति होती है। तो ये जो माणे की श्रेणी है वो इस मंत्र के नाम पर आधारित है, और ये एक मूल मंत्र है, ध्वनि मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है, यानी इसकी बड़ी महिमा है इस मंत्र की वहाँ पर तिब्बत में और स्पीति में। इसे संक्षेप में माणे कहते हैं। माणे क्या कहते हैं? संक्षेप में माणे कहते हैं। कहीं श्रेणी का नाम इस माणे के नाम पर तो नहीं है,
मतलब इस श्रेणी का नाम जो दक्षिण में, इस पति से जो दक्षिण में श्रेणी चल रही है, इसका जो माने नाम है, कहीं इस मंत्र के नाम पर तो नहीं है, लेखक कह रहे हैं। और अगर नहीं है तो करने जैसा है। लेखक कहते हैं यदि नहीं भी है इस श्रेणी का नाम माने के नाम पे तो वास्तव में कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बौद्ध लोग रहते हैं और वो इस मंत्र का लगातार जाप करते रहते हैं, तो इस श्रेणी को माने श्रेणी का नाम दे देना चाहिए। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि ये नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। सहज का मतलब सरल है, यानी इन पर्वत श्रेणियों में जो तिब्बती लामा है, जो बौद्ध धर्म के संत हैं, उन्होंने इस मंत्र का इतना अधिक जाप किया है कि जो यह नाम उन श्रेणियों को, यानी उन पर्वत श्रेणियों को जो कि दक्षिण दिशा में जा रही है, इस पृथ्वी को ये नाम दे डालना बहुत ही सरल है, क्योंकि नाम दे डालना भी चाहिए उनके अनुसार, क्योंकि यहाँ माने मंत्र का बहुत अधिक जाप हुआ है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। इंपीरियल गजेटियर एक अंग्रेजी पुस्तिका है और इसके अंदर वो है बच्चों, एक गजट है ये। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं उनकी भौगोलिक स्थिति जो बताई गई है, ये वो इंपीरियल गजेटियर है। इसमें माने श्रेणी की जो ऊंचाई है, जो स्पीति से दक्षिण की ओर जा रही है, वो 21,646 फीट बताई गई है, यानी ये बारालाचा की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे भी ऊँचा है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। जैसे हमने बारालाचा की पढ़ी थी कि बारालाचा में क्या था, 16,000 17,000 तक की फीट की ऊंचाई थी और केवल 2 श्रेणियां ऐसी थी जो 21,000 फीट की थी। लेकिन इंपीरियल गजेटियर ये कहते हैं कि माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। तो लेखक ये कह रहे हैं हो सकता हो इस श्रेणी की भी किसी एक शिखर की या एक चोटी की ऊंचाई इतनी होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो इतनी अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि पहाड़ कैसे बने हुए होते हैं, पहाड़ इस तरीके से बने हुए होते हैं, कहीं से ऊंचे और कहीं से नीचे बने हुए होते हैं। इनमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। यानी एक किसी चोटी की ऊंचाई इंपीरियल गजेटियर के अनुसार वो तो ये कहता है कि पूरी माने श्रेणी 21,646 फीट की है, लेकिन लेखक कहते हैं पूरी श्रेणी, पूरा पहाड़ एक लंबा वो 21,646 फीट का नहीं हो सकता, उसकी किसी एक शिखर की चोटी की ऊंचाई इतनी होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन इस माने श्रेणी में बहुत सारी क्या है, छोटी छोटी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बचे हुए हैं। 13,000 फीट पर तो स्पीति भी बसा हुआ है, लेकिन कई और भी गांव हैं जो 13,000 फीट से ऊंचाई पर भी बसे हुए हैं। एक या दो तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी बसे हुए हैं, यानी एक दो गांव तो ऐसे भी हैं जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। ये मध्य हिमालय है। हम बार बार कह रहे हैं ये लेखक के अनुसार यह मध्य हिमालय, हिमाद्री के बाद जो हिमालय आता है ये वो मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है, इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। बाह्य हिमालय यानी हिमाद्री किसको कह रहे हैं, इसके जो पार है, जब हम मध्य हिमालय के पार हम देखते हैं तो हमें बाह्य हिमालय यानी हिमाद्री दिखाई देता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची है। यानी किसमें, बाह्य हिमालय में, बाह्य हिमालय की एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है और इसमें कई चोटियां हैं जो 20,000 फीट से ऊंची बताई जाती है। यानी मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 21,646 फीट की है और इसकी जो बाकी की चोटियां हैं वो 17,000 फीट से अधिक है। लेकिन बाह्य हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, जो उसके पार दिखाई देता है, उसकी एक चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम नहीं ले रहा है, केवल एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, लेखक कहते हैं मैं उन पहाड़ों की ऊंचाई को नापने के चक्कर में नहीं हूँ, ना ही उनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ, ना ही मैं उस ऊंचाई से होड़ लगाने के पक्ष में हूँ कि वो इतनी ऊंची है तो हमको उस पर चढ़ करके उसका अहंकार चूर करना है। एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। यानी लोसर कोई पहाड़ी स्थान होगा, वहाँ कभी ऊंचाई पर चढ़े होंगे लेखक तो नहीं चढ़ पाए होंगे, तो उसके बारे में कह रहे हैं मैंने एक बार लोसर में ये सब करके देख लिया, मैं पहाड़ों की ऊंचाई से होड़ नहीं लगा सकता। इन ऊंचाई से होड़ लगाना मृत्यु है। होड़ लगाना मतलब इनकी जो बराबरी करना क्या है, मृत्यु को बुलावा देना है। यानी पहाड़ों पर जब हम बहुत अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर रह जाती है, जब हमें सांस ही नहीं आएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो लेखक कहता है मैं इन ऊंचाइयों से होड़ नहीं लगाना चाहता हूँ और इनसे बराबरी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, यदि मैं इनसे बराबरी करूँगा तो मृत्यु को गले लगाऊंगा।
आगे देखो, हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मान मर्दन करना यानी अहंकार को चूर करना, यानी घमंड को चूर करना। देखो बच्चों, मान मर्दन का अर्थ अपमान करना भी होता है, लेकिन यहाँ हम अपनी प्रकृति के पहाड़ों का अपमान नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो मान मर्दन है, जो उन्होंने सिर ऊंचा करके जो वो खड़े हैं, उनके इस अहंकार को हम कैसे मतलब खत्म कर सकते हैं, उनके इस घमंड को हम कैसे चूर चूर कर सकते हैं, उसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी इन पहाड़ों का अहंकार खत्म करना मर्द और औरत की शान है। यानी जो युवा वर्ग है हमारा, जिसमें युवक और युवतियां हैं, उनकी शान है। वो अपनी शान से इसके ऊपर चढ़ सकते हैं और चढ़ करके अपनी ध्वजा को वहां फहरा सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। लेखक कहता है, मैं चाहता हूँ नौजवान आए और आकर के पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, यानी अपने उस घमंड को समाप्त करें कि हम इस पहाड़ की ऊंचाई को छू सकते हैं, हम तो ऐसे ही चढ़ जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर चलना सबसे कठिन होता है। तो लेखक कहते हैं सबसे पहले वो अपने अहंकार को यानी अपने घमंड को खत्म करे। जो नौजवान युवक युवतियां हैं वो आए और आकर के अपने अहंकार को खत्म करें, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। चोटियों के अहंकार को कैसे चूर करेंगे? उन चोटियों पर चढ़ जाएं, उन शिखरों के ऊपर चढ़े और चढ़ करके अपना झंडा फहराएं। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवैत से यौवन ही प्राप्त होता है, अहंकार का ही मामला नहीं है। लेखक क्या कहते हैं? उन शिखरों पर चढ़े और चढ़ करके आनंद की प्राप्ति करें। किसकी प्राप्ति करें? आनंद की। देखो बच्चों, जब कोई जो लोग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जब पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, ट्रेकिंग करने वाले लोग हैं, और जब वो अपनी कहाँ पर पहुंच जाते हैं, अपने एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं जो उनका उद्देश्य है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उन्हें एक बहुत अच्छे आनंद का अनुभव होता है। और साहस और कुवत से, कुवत का मतलब शक्ति और बल से, साहस से, अपने शक्ति और बल से, ये क्या है? ये सब चीज़ें केवल युवा अवस्था में यानी यौवन में ही प्राप्त होती है। तो हम जो नौजवान लोग हैं, जो नवयुवक युवक युवतियाँ हैं, वो इस पहाड़ पर चढ़े, पहले अपना अहंकार समाप्त करें और फिर उसके पश्चात उस जो शिखर है, जो कि सीना ताने खड़ा है, उसके अहंकार को चूर चूर करें। अहंकार का ही मामला नहीं है यहाँ, केवल अहंकार चूर चूर करने का ही, घमंड चूर चूर करने का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। लेखक कहता है केवल हमको उस शिखर का क्या है, अहंकार ही खत्म नहीं करना है, हमको आगे और भी कुछ करना है। क्योंकि ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं, ये बूढ़े लामाओं यानी बूढ़े जो संत हैं, बौद्ध संत हैं, उनके लगातार जाप को सुनते सुनते उदास हो गई है। बच्चों, एक ही चीज़ को बार बार सुनती हैं बेचारी वो, ना उनके ऊपर हरियाली है, ना प्राकृतिक सुंदरता है। तो लेखक के अनुसार, लेखक एक कल्पना के रूप में ये कह रहा है कि ये जो पहाड़ की चोटियां हैं, ये बौद्ध संतों के जाप से क्या हो गई है? उदास हो गई है। जीवन में कुछ नया करने को चाहिए, कुछ प्रसन्नता, कुछ आनंद, कुछ अच्छे अनुभव चाहिए। तो वो ही उन पहाड़ों के अंदर एक जीवंतता को दर्शाते हुए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ जाकर के युवक युवतियाँ किलोल करें, यानी आनंद की प्राप्ति करें। क्या करें? आनंद की प्राप्ति करें। तो ये पहाड़ियाँ भी हर्षित हो, पहाड़ियाँ भी क्या हो जाए? खुश हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो बुद्ध संत है, बूढ़े लामा हैं, उनके जाप सुन सुन के उदास हो गई हैं, अब ये बोर हो गई हैं, परेशान हो गई है। अब युवक और युवतियों को आगे आना चाहिए और इनके शिखर को क्या करना चाहिए? छूना चाहिए और वहाँ जाकर आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए, ताकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भी खुश हो जाएं। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। अभी तक क्या है? अभी तक इन पहाड़ियों का, स्पीति के लोगों का जो दुख भरी उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो दुख की व्यथा है, वो जमी हुई है इस हिम रूपी यानी बर्फ रूप में उनकी जो व्यथा है वो जमी हुई है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। अट्टहास माने जोर की हंसी या खुशी, जोर की हंसी या खुशी की हंसी। मतलब लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ एक तो लामाओं के जाप से उदास हो गई है, दूसरा इनके ऊपर स्पीति के जो लोग हैं, उनकी जो दुख भरी जो आवाज़ है, उनकी जो वेदना है, वो सब हिम के रूप में इसके ऊपर जम गई है। यदि युवा वर्ग इनको छुएगा, वहाँ जाएंगे, मान लो कोई दो आदमी रह रहे हैं और दो मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं, तो घर में थोड़ा सा उत्सव का सा माहौल हो जाता है। उसी प्रकार जो स्पीति के पहाड़े वो सुनसान पड़े हैं, उनके ऊपर जब नौजवान युवक युवतियाँ चढ़ेंगे और उनके ऊपर वहाँ जाकर आनंद का अनुभव करेंगे, तो क्या है? ये पहाड़ियाँ भी खुश हो जाएंगी, ये पहाड़ भी खुश हो जाएगा। और जो युवा जोर की हंसी यानी खुशी की हंसी जब हंसेगा, तो उसकी इस गर्मी से उसकी हिम भी पिघलने लगेगी।
लाहौल की तरह ही स्पीति में 2 ऋतुएं होती है। देखो बच्चों, वैसे तो हमारे 6 ऋतुएं मानी जाती है, लेकिन लाहौल में क्या है, लाहौल की तरह ही, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है, स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। 6 ऋतु मतलब 6 ऋतु। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहीं पाठ को लिखते, यात्रा वृत्तांत लिखते लिखते कहीं 6 ऋतुओं का वर्णन तो नहीं कर दिया है, क्योंकि हमारे अभ्यास में क्या है, 6 ऋतुओं का वर्णन आता है। तो लेकिन लाहौल की तरह स्पीति में वहाँ 2 ही ऋतुएं होती है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु आती है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी 4 महीनों की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु आती है। उस वसंत ऋतु में बहुत अधिक ठंड तो नहीं होती है, लेकिन गर्मी भी वहाँ नहीं होती है। शेष वर्ष क्या होता है, 8-9 महीने हैं, जो 8 महीने हैं वहाँ शेष वर्ष तक शीत ऋतु रहती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता है। वसंत में दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं। यानी कहने को तो वसंत ऋतु में दिन थोड़ा गर्म हो जाता है और रातें हमेशा वहाँ ठंडी ही रहती है। और शीत में क्या होता है, यानी सर्दियों में वहाँ क्या हाल होता होगा जब वसंत में ही वहाँ रातें इतनी ठंडी होती है, इसकी तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं वहाँ कितनी ठिठुरन और गलन होती होगी, या वहाँ कभी रहकर देखा जा सकता है कि वहाँ जाकर रह के देखो तो पता चले कि वहाँ कितनी सर्दियों में ठंड होती है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। यानी स्पीति में जो वसंत ऋतु आती है वो लाहौल से भी कम आती है। क्यों? क्योंकि लाहौल और स्पीति दोनों के अंदर 3000 फीट की ऊंचाई का अंतर है। लाहौल 3000 फीट नीचे है और स्पीति 3000 फीट ऊपर है। इससे क्या है, लाहौल में वसंत के दिन ज़्यादा आते हैं, स्पीति में कम आते हैं। वसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते हैं। वसंत ऋतु का मतलब ये नहीं है कि वहाँ फूल खिल जाएंगे, न ही हरियाली आती है और न ही वे गंध होती है। कौन सी गंध? वसंत ऋतु वाली जो सुगंध आती है, कौन सी फूलों से जो सुगंध आती है, वो सब स्पीति में नहीं होती है। दिसंबर घाटी में यहाँ फिर बर्फ़ पड़ने लगती है और अप्रैल मई तक रहती है। यानी दिसंबर से लेकर के और अप्रैल मई तक यहाँ बहुत ज़ोरदार बर्फ़ पड़ती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये तो बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि स्पीति ऊपर की तरफ है, इसलिए ठंड भी यहाँ लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं। थोड़ा बहुत पानी जो बह कर के आता है, पानी भी नहीं है, बारिश भी नहीं है स्पीति में, थोड़ा बहुत पानी जो आता है वो भी सब जम जाता है। और हवाएं तेज चलती है। कैसी हवाएं चलती है? बहुत ठंडी हवाएं चलती है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जो मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें सूल की तरह चमकती है। सूल का मतलब कांटों की तरह चुभती है। हवा इतनी ठंडी होती है, जो हाथ पैर और जो खुले अंग हैं, मुंह है, उनके ऊपर यदि वो हवा लगे तो कांटे की तरह चुभने लगती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति में देखो लाहौल से कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। इस बात को बच्चों याद रखो कि जो मध्य हिमालय, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? शिवालिक की पहाड़ियों में होती है। कहाँ होती है? नीचे के हिमालय में होती है, क्योंकि वहाँ तक मानसून पहुँच नहीं पाता है मध्य हिमालय से, इसलिए मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है। और यहाँ बरखा बहार नहीं है। जैसे हमारे ये बरखा बहार का मतलब मानसूनी बरसात, जैसे हमारे यहाँ मैदानों में और शिवालिक की पहाड़ियों में जो बरखा बहार आती है, मानसूनी जो मौसम आता है वो मध्य हिमालय और हिमाद्री में नहीं आता है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। देखो कालिदास थे जो बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, उन्होंने एक रचना लिखी थी ऋतु संहार। उसमें ऋतुओं का उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया और वर्षा ऋतु का तो उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। तो लेखक कहते हैं यदि स्पीति में बैठकर कालिदास ऋतु संहार लिखते हैं तो इन्हें अपनी यहाँ वर्षा का तो संहार यानी विनाश ही करना पड़ेगा, यानी अपने ऋतु संहार में से वर्षा ऋतु को निकाल देना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। देखो बच्चों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कालिदास यदि स्पीति में बैठ करके क्या करेंगे, ये वर्षा का संहार कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो जब अपनी रचना ऋतु संहार को स्पीति में बैठ करके लिखेंगे तो क्या होगा, वहाँ वर्षा ऋतु है ही नहीं, तो वर्षा ऋतु के बारे में वो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए वर्षा ऋतु को तो वो हटा ही देंगे उसमें से। और कालिदास में वर्षा के क्या ठाट है, ऋतु संहार में जो कालिदास ने वर्षा के बारे में लिखे उसके क्या ठाट है, ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। इस कालिदास के ऋतु संहार का जो वर्षा वर्णन है बच्चों, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो, स्पीति की यात्रा करो और ये कृष्णनाथ जी का जो जीवन परिचय उसके बारे में जानो। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।